नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 33वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो खेलकूद एवं योग के बारे में जानेंगे, जिसमें आज हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों का आपका सिलेबस दिखाओ ना, तो भाग 2 में आप लोगों का सामान्य ज्ञान दिया है और 20 नंबर का आप लोगों का ये जो है ना वो आने वाला है और 20 प्रश्न पूछा जाने वाला है। और हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं ना, तो उसमें आप लोगों का छठवां जो टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसमें जो है वो देखो, ये खेलकूद एवं योग की उपलब्धि जो है ना वो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें से भी प्रश्न जो है ना वो पूछा जाता है। तो ध्यानपूर्वक आज के इस क्लास को आप लोगों को पढ़ना है। और जो जो चीज़ें मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले रिवीजन करते हुए बन जाए। ठीक है, और आप लोगों को मात्र अभी ना 28-29 दिन ही केवल अब बचा हुआ है, तो इसमें आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। और सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का रिवीजन है ना वो ज़्यादा जरूरी होगा। ठीक है, और आज के इस क्लास के बाद ना इसका अब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रहेगा ना, मतलब सामान्य ज्ञान में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम नेक्स्ट जो क्लास आएगा ना उसमें हम लोग अब प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, और जो जो मेन जो टॉपिक रहेगा ना उसको भी आप लोगों को कवर कराते हुए चलूँगा। मतलब ना आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पहले कराऊंगा, और वो ख़त्म हो जाने के बाद ना जो जो मेन जो आप लोगों का टॉपिक रहेगा ना, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो उसको भी आप लोगों को रिवाइज कराते हुए चलूँगा। ये जो सामान्य ज्ञान का आप लोगों का विषय है उसमें। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना जी, क्योंकि जितना भी आप लोगों का क्लास जो रहेगा ना वो इसी चैनल पर रहेगा। उसके अलावा जितना भी अपडेट रहेगा सारा चीज़ आप लोगों को इसी चैनल में मिलता रहेगा। तो इसीलिए ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जितना भी प्रोसेस है सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को ना प्रॉपर टाइम पे इसका अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो खेल कूद योग एवं उसकी उपलब्धि के बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। भारतीय खेल प्राधिकरण। तो भारतीय खेल कब से शुरू हुआ है, क्या प्राधिकरण संस्था है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चलिए फर्स्ट लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 24 जनवरी 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था। संस्था का उद्देश्य है भारतीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु तैयार करना तथा वांछित सुविधाएं प्रदान करना। भारतीय खेल प्राधिकरण के 4 कार्यकारी प्रभाग कार्यरत है। इसका उद्देश्य है, तो इसका क्या क्या उद्देश्य है इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों को ना क्या क्या नोट करना है ये भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य को ध्यान से पढ़िए। खिलाड़ियों का प्रशिक्षण, खेल शोध तथा खेलों का विकास। पटियाला स्थित नेताजी खेल संस्था में यह योजना संचालित है। दूसरा को ध्यान से पढ़िए। ग्वालियर स्थित लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तथा तिरुवनंतपुरम में शोध व शारीरिक शिक्षा संचालित है। तीसरा करके इसमें दिया है सामान्य खेलों का उत्थान तथा नई खेल प्रतियोगिताओं की खोज का विकास करना। चौथा, सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण तथा उन्हें प्रबंधकीय सहायता देना। तो ये 4 अलग अलग उद्देश्य हैं, ये आप लोगों को इसमें याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को इसमें क्या नोट करके रखना है ये बता दूं। सबसे फर्स्ट में देखो, भारतीय खेल प्राधिकरण जो संस्था है ना उसकी स्थापना 24 जनवरी 1984 को हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा एसएआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसएआई का फुल फॉर्म जो होता है ना वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। क्या, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1984 को हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा केवल एक बार इसका जो उद्देश्य है केवल उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, केवल इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ आप लोगों को याद रखनी है, नोट करने की जरूरत नहीं है। चलिए उसके बाद राष्ट्रीय खेल नीति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्राधिकरण हॉकी के विश्वविख्यात जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया
जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार तथा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी विशिष्ट खेल प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं खिलाड़ी निर्माण हेतु प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहन करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में खेल को शामिल किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों में खेल विद्यालय खेले गए। 14 नवंबर 2002 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल विकास कोष का गठन का निर्णय लिया गया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या आप लोगों को नोट करके रखना है, तो प्रत्येक वर्ष हॉकी के विश्वविख्यात जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि को ना, जो 29 अगस्त है, उसको राष्ट्रीय खेल के रूप में उस दिन मनाया जाता है। तो ये आप लोगों को इसमें नोट करके रखना है। उसके अलावा अलग अलग जो पुरस्कार है ना खेल के क्षेत्र में, वो दिया जाता है। तो ये आप लोगों को केवल एक बार ध्यान रखना है। उसके अलावा ये जो डेट दिया है ना 14 नवंबर 2002 को ना, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल विकास कोष का गठन किया था। ये आप लोगों को केवल ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हम लोग ये जानते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, विभिन्न खेलों एवं ट्रॉफियां को जानते हैं। एक तरफ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो खेल है वो दिया गया है, मतलब एक ट्रॉफियां दिया गया है, और कौन सी ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है इसके बारे में दिया है। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। और ये जो लाइन है ना, वो पूरी तरह से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खेल को दिया गया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। और एक तरफ क्या है, खेल दिया है, दूसरा तरफ उसका ट्रॉफी दिया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, अजलान शाह कप। तो अजलान शाह कप किस में दिया जाता है, हॉकी में दिया जाता है। एशिया कप किस में दिया जाता है, तो क्रिकेट में दिया जाता है और हॉकी में दिया जाता है। एसेज कप किस में दिया जाता है, क्रिकेट में दिया जाता है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई ओपन किस में दिया जाता है, तो लॉन टेनिस में दिया जाता है। चैंपियन ट्रॉफी किस में दिया जाता है, हॉकी में और क्रिकेट में दिया जाता है। इसके अलावा डेविस कप किस में दिया जाता है, तो लॉन्स टेनिस में दिया जाता है। इसके अलावा उबेर कप किस में दिया जाता है, तो बैडमिंटन की जो महिला खिलाड़ी है उनमें दिया जाता है। थॉमस कप किसके लिए दिया जाता है, तो बैडमिंटन पुरुष खिलाड़ी के लिए दिया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ते हैं, इजरा कप किस में दिया जाता है, तो पोलो में दिया जाता है, जो पोलो खेल है उसमें। फीफा वर्ल्ड कप किस में दिया जाता है, मतलब फीफा वर्ल्ड कप किस में होता है, तो फुटबॉल में होता है। सूडान कप क्या है, तो सूडान कप पोलो में खेला जाता है। उसके अलावा सूदी रमन कप किस में है, तो बैडमिंटन में है। उसके अलावा विबंडल का कप किस में दिया जाता है, तो टेनिस में दिया जाता है। फ्रेंच ओपन किस में दिया जाता है, तो टेनिस में दिया जाता है। उसके अलावा देखो प्रिंस ऑफ वेल्स कप, तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस में दिया जाता है, तो हॉकी में दिया जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है उसमें। अब राष्ट्रीय स्तर की जो खेल है उसके बारे में जानते हैं। एक तरफ इसमें ट्रॉफी दिया है और एक तरफ खेल दिया है। ठीक है, तो सुब्रेतो कप किस में दिया जाता है, फुटबॉल में। डुरंडो कप किस में दिया जाता है, ये भी फुटबॉल में। संतोष ट्रॉफी किस में दिया जाता है, ये भी फुटबॉल में ही दिया जाता है। उसके अलावा देखो रोबर्ट्स कप किस में दिया जाता है, ये भी फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी किस में खेला जाता है, यह कप किस में दिया जाता है, तो क्रिकेट में दिया जाता है। दिलीप ट्रॉफी इसमें भी क्रिकेट में। ईरानी ट्रॉफी ये भी क्रिकेट में। उसके अलावा देवधर ट्रॉफी किस में दिया जाता है, तो क्रिकेट में ही दिया जाता है इसको भी। उसके अलावा बेटन कप किस में दिया जाता है, तो हॉकी में दिया जाता है। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस में दिया जाता है, तो वो हॉकी में दिया जाता है। केवल एक बार आप लोगों को सरसरी निगाहों से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, चलिए उसके बाद विभिन्न खेलों का जो परिसर है ना उसके बारे में जानते हैं। मतलब जिस स्थान पर जो खेल खेला जाता है ना, तो उस स्थान को क्या कहा जाता है आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, एक तरफ परिसर दिया है जहाँ पर खेल खेला जाता है जिस स्थान पर, और दूसरा खेल का नाम दिया है। सबसे फर्स्ट में दिया है कोर्ट। तो कोर्ट में कौन कौन सा खेल खेला जाता है, टेनिस वाला जो खेल है ना वो कोर्ट में खेला जाता है, वो कोर्ट बोला जाता है। बैडमिंटन को भी और नेट बॉल को भी क्या बोला जाता है, कोर्ट बोला जाता है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा बैडमिंटन जहाँ खेला जाता है वहाँ इस प्रकार से एक बीच में क्या लगा रहता है, नेट लगा रहता है, और दोनों तरफ क्या रहता है, खिलाड़ी इस प्रकार से रहता है। तो ये जो क्षेत्र है ना जहाँ पर टेनिस का गेम खेला जाता है या बैडमिंटन, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कोर्ट बोला जाता है। बोलते हैं ना कोर्ट में आकर खेलते हैं, चलो तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा डायमंड किस खेल से संबंधित है, तो वो बेसबॉल से संबंधित है। मतलब यह है कि बेसबॉल जिस स्थान पर खेला जाता है उस स्थान को क्या बोला जाता है, डायमंड बोला जाता है। रिंग में क्या क्या खेला जाता है, तो स्केटिंग खेला जाता है और मुक्केबाजी। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है। स्केटिंग को भी रिंग बोला जाता है जहाँ चलाते हैं फिसल फिसल कर। मुक्केबाजी को भी क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। उसके अलावा कोर्स में क्या खेला जाता है, गोल्फ खेला जाता है।
पूल में क्या खेला जाता है, तैराकी खेला जाता है, मतलब तैराकी जो है वो पूल में खेला जाता है ना जी। उसके अलावा बोर्ड में क्या खेला जाता है, तो टेबल टेनिस खेला जाता है। उसके अलावा फील्ड में क्या खेला जाता है, पोलो, फुटबॉल और हॉकी खेला जाता है फील्ड में। पिच में क्या खेला जाता है, क्रिकेट और रग्बी खेला जाता है ना, बोलते हैं ना क्रिकेट पिच बोल करके, तो ये ध्यान रखना है। एरिना, तो एरिना में घुड़सवारी खेला जाता है। रेंज, तो रेंज में क्या है, निशानेबाजी और तीरंदाजी होता है, ठीक है। उसके अलावा मैट में क्या खेला जाता है, तो वो जूडो खेला जाता है, कराटा खेला जाता है। उसके अलावा ताइक्वांडो खेला जाता है। उसके अलावा एली में क्या खेला जाता है, बाउलिंग खेला जाता है। केवल आप लोगों को नाम को याद रखना है, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है ये वाला, ठीक है। चलिए उसके बाद एक नज़र ना हम लोग छत्तीसगढ़ से कुछ कुछ खेल जो संबंधित है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में भी। ज़्यादा आप लोगों को इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है। चलिए फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। छत्तीसगढ़ खेल संबंधी प्रमुख तथ्य करके दिया है, एक नज़र करके। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। छत्तीसगढ़ खेल मुख्यालय कितना है, तो छत्तीसगढ़ खेल मुख्यालय जो है वो टोटल 5 है, ये याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। छत्तीसगढ़ का राज्य स्तरीय गुंडाधुर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए। खेल दिवस का आयोजन कब किया जाता है, 29 अगस्त को किया जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए। छत्तीसगढ़ का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का क्या नाम है, तो शहीद वीर नारायण सिंह नाम है। और कहाँ है ये, तो ये नया रायपुर में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। छत्तीसगढ़ राज्य का विश्व स्तरीय इंडोर स्टेडियम, तो उसका क्या नाम है, इंडोर स्टेडियम का जो विश्व स्तर पर बना हुआ है, तो सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में है। तो ये नाम को आप लोगों को याद रखना है, जो विश्व स्तरीय इंडोर स्टेडियम है ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। शहीद हनुमान सिंह सम्मान दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक में दिया जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए। शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार क्षेत्र, ये भी खेल में दिया जाता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की खेल राजधानी कौन सी है, तो वो भिलाई है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, छत्तीसगढ़ की जो खेल राजधानी है ना वो भिलाई है। तो चाहो तो नोट करके भी आप लोग क्या कर सकते हो, रख सकते हो इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। तो चलिए फर्स्ट लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। योग एक मानस शास्त्र है जिसमें मन को संयम करना और पार्श्विक वृत्तियों को खींचना सिखाया जा सकता है। जीवन की सफलता किसी भी क्षेत्र में संयम मन पर भी निर्भर करती है। मन संयम का अभिप्राय है किसी एक समय में किसी एक ही वस्तु पर चित्त का एकाग्र होना। दीर्घ काल तक अभ्यास करने से मन का ऐसा स्वभाव बन जाता है कि किसी भी विषय को सोचने या किसी भी काम को करते हुए मन उस पर एकाग्र रहे। ऐसा अभ्यास करना आरंभ में बड़ा कठिन होता है, पर जब अभ्यास करते करते वैसा स्वभाव ही बन जाता है तब आनंद आता है। अर्थात योग का तात्पर्य एक आध्यात्मिक अनुशासन जो मन और शरीर को स्वस्थ बनाता है। तो योग क्यों ज़रूरत है आपको पता चला ना। आपको वैसे ही उसके फ़ायदे के बारे में पता होगा, लेकिन हम ठहरे लेज़ी टाइप से। पता है जी, आप लोग सोचते ज़रूर, लेकिन 1-2% जो लोग हैं ना, केवल वही ना योग जो है वो करते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग योग से क्या क्या फ़ायदे हैं ये हम लोग जान लेते हैं। योग का महत्व एवं लाभ दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। योग कोई धर्म नहीं है, यह जीने का एक कला है जिसका लक्ष्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। योग से मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। योग का महत्व निम्नानुसार है, तो आप भी योग कीजिएगा। क्या क्या महत्व है उसको पढ़िए। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। सही संतुलन और सद्भाव प्राप्त करने में, मतलब यह है कि सही संतुलन जो है ना आपको डिसीजन मेकिंग में जो है ना वो आप लोगों को क्या होता है, कंठस्थ होता है। मतलब अच्छे से आप सोच समझ करके डिसीजन ले सकते हो, आपका शरीर संतुलित रहेगा और मन भी रहेगा, और सद्भाव क्या होगा, प्राप्त होगा। दूसरा को पढ़िए। स्वचिकित्सा को प्रोत्साहित करना, मतलब स्वयं ही क्या करता है, आपकी जो बॉडी है ना वो एंटीबॉडी जो है ना वो रिलीज करता है, मतलब ना स्वस्थ रहने के लिए आप लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा को पढ़िए। शरीर से विषाक्त पदार्थ और नकारात्मक सोच को बाहर निकालता है। तो अगर आप लोगों का मन विचलित हो या आपको लगे कि मेरा मन नकारात्मक हो गया, तो जरूर योग कीजिए, ज़्यादा फायदे से होगा। चौथा को पढ़िए। व्यक्तिगत शक्ति में वृद्धि होती है। पांचवा को पढ़िए। आत्मबोध में सुधार होता है, ठीक है। तो आप लोग योग भी जरूर किया कीजिए, ठीक है। छठवां को आप पढ़िए। सजगता, ध्यान और एकाग्रता में मदद करता है, जो कि बच्चे को लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
क्या तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो सजगता, ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है। तो आप लोग भी पढ़ने से पहले 2-4 मिनट का क्या कर लो, योग कर लिया करो, ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को ना केवल उतना ही थ्योरी पढ़ना था, एकदम ज़्यादा इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटा आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, अब इससे संबंधित जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं क्वेश्चन ना, तो उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग क्या कीजिएगा, आज का ये जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन के नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, केवल क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आज का ये जो क्लास खत्म हो जाएगा ना, तुरंत ही इसका जो PDF है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो क्वेश्चन पे गौर मत कीजिएगा, क्वेश्चन की जो नंबर है वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। आपको जो डाउट होगा ना, क्वेश्चन का नंबर को लिख करके आप लोग डाउट को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसको मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक 46 को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? अब भी जस्ट आप लोगों को पढ़ाया हूँ। ऑप्शन ए बेसबॉल, ऑप्शन बी बॉक्सिंग, ऑप्शन सी हॉकी या ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो कप है ना, वो हॉकी खेल से संबंधित है, यह आप लोगों को थ्योरी में बताया था। इसीलिए थोड़ा सा ना आप लोग ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लिया करो, रटो मत, लेकिन एक बार ना सरसरी निगाहों से पढ़ लिया करो, ताकि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद रहे इसके बारे में, ठीक है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो कप है ना, वो हॉकी खेल से संबंधित है, यह आप लोगों को याद रखना है इसमें। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 48 को ध्यान से पढ़िए। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्निस, ऑप्शन बी आइस हॉकी, ऑप्शन सी टेबल टेनिस या ऑप्शन डी एथलेटिक्स। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो रहेगा ना, वो टेबल टेनिस से संबंधित है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से केवल फटाफट अंदाज में पढ़ते हुए निकलते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 52 को अब ध्यान से पढ़िए। वनडे मैच दोहरा शतक बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी MS धोनी, ऑप्शन सी पॉली उमरगिरी या ऑप्शन डी वीरेंद्र सहवाग। आप लोगों को ये नहीं पढ़ाया, लेकिन एक बार गैस तो कर सकते हो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वनडे मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सबसे पहला भारतीय खिलाड़ी जो है ना, वो सचिन तेंदुलकर है, जिन्होंने वनडे मैच में ना दोहरा शतक बनाया था। और ये कब बनाया था, अगर आप लोगों को ये डिटेल बताऊँ ना, तो ना 2010 में क्या हुआ था, 2010 में ना वनडे मैच हुआ था। क्या? तो ODI का ना 2010 में वनडे मैच हुआ था, जिसमें क्या है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो सचिन तेंदुलकर है ना, वो 200 प्लस रन बनाया था। ये सबसे फर्स्ट भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने वनडे मैच में 200 प्लस रन बनाया था, इसीलिए ये ना पहले भारतीय खिलाड़ी के नाम से जानते हैं। और अब तक की ना टोटल 5 जो भारतीय खिलाड़ी है ना, वो वनडे मैच में दोहरा शतक लगा चुके हैं। कौन कौन है? तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, दूसरा वीरेंद्र सहवाग हो जाएगा, तीसरा रोहित शर्मा हो जाएगा, चौथा ईशान किशन है और पांचवा शुभमन गिल है। तो ये पांचों के पांचों ने क्या किया था, वनडे मैच में दोहरा शतक लगा चुके हैं अब तक के। सबसे पहला जो लगाया था वो सचिन तेंदुलकर ने लगाया था, इसीलिए प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए, प्रश्न क्रमांक 50 को ध्यान से पढ़िए। तस्नीम मीर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी टेबल टेनिस या ऑप्शन डी हॉकी। तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तस्मीन मीर का संबंध किस खेल से है? तो तस्मीन मीर का जो संबंध है ना, वो बैडमिंटन खेल से है, ये आप लोगों को याद रखना है इसमें, ठीक है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर आपने जो थ्योरी पढ़ा है उसका बेस पर क्वेश्चन पूछिए ना। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, एक एक खिलाड़ी के बारे में अगर एकदम डिटेल से पढ़ाऊँगा तो 4-5 क्लास लग जाएगा जी एकदम डिटेल पढ़ाने में। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में कई खिलाड़ी हैं, तो
तो आप लोगों को एमसीक्यू के माध्यम से आप लोगों को बताते हुए चलूँगा। आप ये सोचोगे ना कि मैं थ्योरी पढ़ाऊँ प्लस इसका उसके बाद समझाऊँ, तो ये इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को एकदम थ्योरी पढ़ाते हुए आप लोगों को लेते रहूँ ये जो क्लास है वो। तो इसीलिए आप लोगों को जो थ्योरी नहीं पढ़ाया उस वो एमसीक्यू में ना आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि जो थ्योरी में पढ़ाऊँगा केवल वही लाऊँगा। एग्ज़ाम में अगर इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप बोल पाओगे क्या कि थ्योरी या हम लोग नहीं पढ़ा है तो हम लोग नहीं बनाएंगे, ऐसा कुछ बोल पाओगे क्या? नहीं ना। तो इसीलिए आप लोगों को जो प्रश्न मिलता है ना उसको पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। अगर आप लोगों से नहीं बनता, गलत प्रश्न बन रहा है, मतलब ऑप्शन आप लोगों से गलत रहे, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करिए कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों को बेहतर बनाने के लिए। अगर दूसरा बार में अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछूंगा तो याद तो हो जाएगा ना जी। तो इसीलिए आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन करेक्ट हो जाएगा। तस्मीन मीर का जो संबंध है वो बैडमिंटन से हो जाएगा, ठीक है। वो एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यान से पढ़िए। स्वेंथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी एथलेटिक्स या ऑप्शन डी क्रिकेट। तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए टेबल टेनिस इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्वेंथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो स्वेंथलिंग कप जो संबंधित है ना वो ऑप्शन नंबर ए टेबल टेनिस से संबंधित है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 51 को ध्यान से पढ़िए। फीफा विश्व कप विजेता पुरस्कार राशि कितनी है? तो आपको ये बताना है कि फीफा विश्व कप जो होता है ना आप लोगों को पता होगा, फीफा वर्ल्ड कप के नाम से जानते हो। तो जो फर्स्ट विजेता होते हैं उनको कितना प्राइस मिलता है ये बताना है। ऑप्शन ए 42 मिलियन, ऑप्शन बी 40 मिलियन, ऑप्शन सी 35 मिलियन या ऑप्शन डी 30 मिलियन। तो प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 35 मिलियन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? फीफा विश्व कप विजेता पुरस्कार राशि कितनी है? तो फीफा जो वर्ल्ड कप होता है उसका जो विजेता होता है ना उसको 35 मिलियन दिया जाता है। और 1 मिलियन की कीमत कितना होता है? वो 10 लाख होता है। आपको पता होगा ना इसके बारे में कि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है, तो 35 मिलियन कितना होगा जी, अंदाज़ा लगा लो आप। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 54 को ध्यान से पढ़िए। मुरगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी या ऑप्शन डी फुटबॉल। तो प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हॉकी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है ना वो हॉकी खेल से संबंधित है। ये आप लोगों को याद रखना है। अपने थ्योरी क्लास में भी आप लोगों को अभी जस्ट बताया हूँ इसी में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 55 को ध्यान से पढ़िए। स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? ऑप्शन ए खशाब दादा साहब जाधव, ऑप्शन बी राशिद खान, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा या ऑप्शन डी सुशील कुमार। तो प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। खशाब दादा साहब जाधव जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहला जो ओलंपिक में जो पदक जीता था वो खशाब दादा साहब जाधव ने जीता था। ये आप लोगों को याद रखना है। और ये खशाब दादा साहब जाधव किस खेल से संबंधित थे? तो वो कुश्ती खेल से संबंधित थे। क्या हुआ था 1952 में? कब? तो 1952 में ना ओलंपिक हुआ था फर्स्ट, जिसमें प्रथम भारतीय जो खिलाड़ी थे ना खशाब दादा साहब वो कुश्ती में ना क्या किया था, पदक जीते थे, कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला पदक विजेता थे खशाब दादा साहब, ठीक है। जिन्होंने क्या जीता था? तो वो कांस्य पदक जीता था। ध्यान रखना है आप लोगों को 1952 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 57 को ध्यान से पढ़िए। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन सी साइना नेहवाल या ऑप्शन डी श्रीकांत किदाम्बी। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी प्रकाश पादुकोण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो बैडमिंटन विश्व महासंघ ने ना प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये आप लोगों को याद रखना है, केवल एक बार आप लोगों को इसको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 58 को ध्यान से पढ़िए। वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितनी राशि है? मतलब यह है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जिसे दिया जाता है ना वो उसमें कितना राशि दिया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 25 लाख या ऑप्शन डी 30 लाख। तो प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी 25 लाख करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राशि कितनी है? तो अभी जो वर्तमान ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिनको दिया जाता है ना वो 25 लाख दिया जाता है, और एक जो है ना वो मेजर ध्यानचंद की क्या दिया जाता है, उसको मूर्ति जो है ना वो दिया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 25 लाख उनको मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 59 को ध्यान से पढ़िए। ओलंपिक खेलों में पदक देने की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1906 या ऑप्शन डी 1900। तो प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 1904 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ओलंपिक खेलों में पदक देने की शुरुआत कब हुई? तो ओलंपिक जो खेल होता है उसमें पदक देने की जो शुरुआत है वो 1904 से हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 60 को ध्यान से पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जून, ऑप्शन बी 20 जून, ऑप्शन सी 21 जून या ऑप्शन डी 20 जून। तो प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 21 जून करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना उसकी शुरुआत कब हुआ था? तो इनकी जो शुरुआत है ना वो 21 जून 2015 से इसका स्टार्ट हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तब से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 61 को ध्यान से पढ़िए। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 9वां या ऑप्शन डी 10वां। तो प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी 10वां करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो नॉर्मल सी बात है ना जी, अभी जस्ट प्रश्न क्रमांक पिछला में आप लोगों को बताया था ना कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से शुरुआत हुआ था, तो वो 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत हुआ था। तो जोड़ लो ना जी, 2015 में पहला हो जाएगा, अब 2024 हो जाएगा, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10वां होगा ना। ये जोड़ करके देखो, 15 को पहला काउंट करना है, 16 को पहला नहीं काउंट करना है, 15 से हुआ था ना स्टार्ट, तो 15 को पहला काउंट करो तो 24 जो होगा वो 10वां संस्करण हो जाएगा। तो ये प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी 10वां संस्करण करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों का ना ये जो तमाम क्वेश्चन ये जो है ना अब आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ, तो आप लोग क्या करना, अब तो ये व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है, सारे को नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जितना भी सारा क्वेश्चन है ना विथ इसका आंसर अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग केवल एक बार पढ़ लेना और प्रैक्टिस कर लेना अपना। ठीक है, और अभी तक आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हो ना तो अभी भी जुड़ सकते हो, अभी भी टाइम है, सारा PDF आप लोगों को मिल जाएगा। आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है उसमें आप लोग कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये सारा जो PDF है ना वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप लोग तुरंत ही इसका क्या कर लेना, एक बार पढ़ लेना जी कम से कम। ये सारा बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें अलग अलग। ठीक है, विथ आंसर के साथ आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ लेना और अपना जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इतना ही आप लोगों को पढ़ना था, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्लास अब आएगा ना तो उसमें आप लोगों का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप लोगों को अब कराने वाला हूँ, आप लोगों के सामान्य ज्ञान के विषय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद ना आप लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ना उसका आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा, ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो पाए। ठीक है, चलिए आप लोगों को इतना ही पढ़ना था। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।